अब देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यही कहता है F इक्वल टू m इंटू ए, और ये डिराइव कहां से हुआ? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्लियर है? तो जो फर्स्ट आपके बुक में एग्जांपल है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विथड्रॉ हिज हैंड्स। मतलब अगर आप कभी भी क्रिकेट खेले हो तो आपके हाथ में जब बॉल आती है तो आप बॉल को ऐसे डायरेक्ट ऐसे अगर करके रोकते हो तो क्या होगा? बॉल आएगी, रुक तो जाएगी लेकिन इतना हिट करेगी कि अगले दिन बॉल नहीं पकड़ोगे। समझ में आया? लेकिन अगर बॉल आ रही है और उसको मैं अपनी तरफ पीछे की तरफ खींचूं तो इसमें कम चोट लगता है और पहले वाले में ज्यादा चोट लगता है। क्यों ऐसा होता है उसी को देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों। देखो, पहले बॉडी आ रही थी, ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लो u, ठीक है। आप यहां पे थी, बॉल आई, आपने हाथ लगाया, वेलोसिटी कितनी हो गई? अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? u रहा है 0। अरे जीरो नहीं हुआ तो बॉल फिर चलते नहीं रहता, अगर उसमें कुछ वेलोसिटी हो गई 0 हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा तो f, और इस समय जो टाइम लगा होगा, मान लो t1 टाइम लगा होगा, कुछ टाइम तो लगेगा ही ना, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा m इंटू 0 माइनस m इंटू यू अपॉन t1। तो f जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस mu अपॉन t1। चलो, ये क्लियर है? ये तो था कि जब मैंने अपने हाथ को यहीं रखा, हटाया नहीं, ठीक है। दूसरा एक केस लेते हैं जिसमें भाई वेलोसिटी तो वही रहेगी और ये दोनों वेलोसिटी सेम रहेगा, बस जब मैं ऐसे इसको हाथ को पीछे की तरफ लगा रहा हूं तो जो बॉल मेरे कांटेक्ट में आ रहा है वो कांटेक्ट में आ तो गया, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? अपनी पूरी बॉडी में यानी पूरे हाथ में कैच नहीं कर रहे हैं, हम पूरा टाइम दे रहे हैं उसको स्लो डाउन होने का। जैसे यहाँ पे आया, ये आया, तुरंत लड़ा, तो टाइम कितना लगा हुआ? t1, मतलब कम टाइम। और एक आ रहा है तो मैं उसी को अपने हाथ के साथ में लेके जा रहा हूँ। जब तक बॉल की वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है तब तक मैं अपने हाथ को क्या कर रहा हूँ? पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में जो टाइम लगेगा वो t2 लगेगा, और ये टाइम क्या होगा? दिस t2 विल बी ग्रेटर देन t1। मतलब यहाँ पे तो एट सडन आया, बॉल आया और रुक गया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सेकंड केस में टाइम दे रहा हूँ। तो जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर फोर्स को देखें, अगर मान लो ये F1 था और इस कंडीशन में मैं ये मान लेता हूं कि F2 है, तो m इंटू 0 माइनस mu अपॉन t2, F2 विल बी इक्वल टू mu अपॉन t2। हमारे पास दो फोर्स आए, F2 इज इक्वल टू माइनस mu अपॉन t2, F1 इज इक्वल टू माइनस mu अपॉन t1। mu ऊपर भी है, mu कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। अब देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ये वाली क्या होगी? बड़ी होगी। जिसका बड़ा, ये छोटा होगा। तो यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम t1 इज लेस देन t2। तो मतलब ये जो F1 होगा, F1 विल बी ग्रेटर देन F2। तो कम चोट किसमें लगेगा? जिसमें ज्यादा फोर्स लगेगा या जिसमें कम फोर्स लगेगा? जिसमें कम फोर्स लगेगा। और कम फोर्स किसमें लगा? F2 में, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? ज्यादा। इसीलिए जो हम कैच लेते हैं उसको तुरंत ऐसे करके चोट नहीं खाते हैं, हम पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि ज्यादा टाइम मिले और जो वेलोसिटी है उसको 0 होने में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन या टाइम स्पैन उसका बढ़ जाए। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? चोट कम खाने के लिए। समझ में? दूसरी एक चीज होती है कि मान लो अगर आप बॉडी आई और बॉडी आपको छोटे टाइम के लिए, आपकी बॉडी में ऐसे कुछ फोर्स आया और छोटे टाइम के लिए लगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलेंगे? इम्पल्स। सो इम्पल्स इज
इंपल्स को हम इम्पैक्ट की तरह बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हमारा फोर्स लगा है, ठीक है, कितने टाइम के लिए हमारा फोर्स लगा और उसका अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, इंपल्स होगा। आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द वो टाइम ड्यूरेशन जितने टाइम के लिए हमको फोर्स लगा। कोई प्रॉब्लम? सो ये था सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। नाउ अब देखिए सेकेंड है, ऑल कार्स आर प्रोवाइडेड विद अ सीट बेल्ट फॉर द पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरीज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। ऐसा क्यों होता है कि सीट बेल्ट लगा होता है? तो मान लो अगर आपको वही चीजें होती हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगा तो आप जाके धड़ाक से लड़ोगे, भाई सामने स्टेयरिंग पे लड़ोगे, शीशे में जाके उड़ के जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है कि सीट बेल्ट जब आपको दे देगा तो वो आपको पीछे की तरफ सेटबैक करेगा। सेटबैक का मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्पीड है उसको क्या करेगा, वो स्लो डाउन करेगा, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा कर देगा। जैसे इसके पीछे कुछ भी नहीं है, मैं इसको मारूंगा तेजी से जाएगा ना, और इसको ही अगर मैं पीछे से पकड़ के खींचूं और मारूं तो क्या होगा, जाएगा तो, लेकिन टाइम कितना लेगा, बहुत ही ज्यादा लगा, और उस टाइम तक वो अपने आप को क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है जर्ग से बचने के लिए। सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। हाई जंप, यूज सैंड फॉर। अब देखिए, अब आप इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल अपने दिमाग से सोच सकते हैं। जैसे क्रिकेट के एग्जाम्पल को लेते हैं तो विकेट कीपर को हम ग्लव्स क्यों देते हैं, बाकी और लोगों को ग्लव्स क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भाई उस पर इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो विकेट के पास नहीं है, बाकी सारे लोग थोड़े दूर दूर हैं, उनको बॉल जा रही है तो अपने आप को स्लो डाउन करके उनके पास पहुंचेगी। लेकिन विकेट कीपर के पास क्या होगा, बैट्समैन ने नहीं छुआ तो सीधे उसके हाथ में आएगा, और उसके हाथ में आएगा तो उसे ज्यादा चोट लगेगा। सो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, उसमें फोम प्रोवाइड करते हैं, लेदर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है, ताकि उसको चोट या जर्ग कम लगे। समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।